नमस्कार। दिन भर की हर जरूरी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के लुटेरे कौन हैं? वो जिन्होंने बुलंदशहर के पास नेशनल हाईवे 91 पर एक परिवार को तबाह कर दिया, या फिर वो भी जिनके पास एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है? आज हम खबरदार में इसी बड़े सवाल का तीखा विश्लेषण करेंगे। बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर हुई लूटपाट और गैंगरेप की घटना को 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिस्टम हाईवे के बाकी उन 3 हैवानों को पकड़ नहीं सका है जिन्होंने नेशनल हाईवे से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार की गाड़ी को हाईवे पर रोका और उनके साथ न सिर्फ लूटपाट की बल्कि परिवार की मां और 13 साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया। आज तक के कैमरे पर इस परिवार ने अपनी जो आपबीती सुनाई है उसे सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और सिस्टम को चलाने वाले लोगों को इसे सुनकर शर्म से डूब मरना चाहिए। हम लोगों को और पेस्ट की हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा भाई मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, उनकी 13वीं है। हमें छोड़ दो, उसने पैसा ले लिया है, जब लूटो, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी। बोले चुपचाप पड़े रहो, नहीं गोली मार। सौ नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 दिन। उसके बाद 100 नंबर पर 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मेरी बेटी ने आवाज लगाई पापा पापा, तो मैंने आप जेब पे उठाया तो उन्होंने आके मुझे बहुत मारा। गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जैसे जय खा लो मर जाओ। गुस्से और बेबसी से भरे ये शब्द कानों को चीर देते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो वो लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे जो इस सिस्टम को चलाते हैं और खुद को जनता का रखवाला बताते हैं। 9 बजे यहाँ से घर से निकले हम। गड़ी चौखंटी में बड़े ताऊ के लड़के रहते हैं भाई, उनको भाभी को भतीजे को लिया। वहाँ से 11:30 बजे निकले खाना ना खा के। बुलंदशहर से 2 किलोमीटर पहले गाड़ी में ऐसा लगा किसी ने कोई चीज मारी है, तो मैंने उस चीज पे गौर नहीं दिया। दिल्ली से कानपुर का नेशनल हाईवे 91, एक परिवार शुक्रवार को रात 11:30 बजे नोएडा से यूपी के शाहजहांपुर के लिए अपनी गाड़ी से निकलता है। गाड़ी में परिवार के 2 बेटे, 2 बहू, एक 13 वर्ष की बेटी और एक बेटा था। लेकिन क्या पता था कि 80 किलोमीटर दूर हाईवे पर हैवान मिल जाएंगे। मैंने कहा कोई पत्थर लगा होगा। उससे थोड़ी देर आगे चले तो ये लगा मेरी गाड़ी में से कोई चीज खुल गई है। वो देखने के लिए मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी की चारों तरफ घूमा हूँ। रात को 1:15 के करीब बुलंदशहर के करीब 5 से 6 हवानों ने इस परिवार को नेशनल हाईवे 91 पर घेर लिया। गनपट्टी पर बंदूक रखकर हाथ पैर बांध दिए और खेतों में ले जाकर हथौड़ों और सरिया से मारा पीटा। 5 लोग आते हैं, मेरे कनपट्टी पे तमंचा रखते हैं, बोले हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करके 2 मिनट के अंदर मेरे हाथ ऐसे पीछे बांध देते हैं और जो लेडीज मेरे साथ हैं उन्हें गाड़ी में ही छोड़ देते हैं। हमें खेतों के रास्ते ले जाके ज्वार में बांध के डाल देते हैं 3 लोगों को। मेरी बेटी थी, मेरी मिसेज थी, मेरी भाभी थी, बड़े भाई थे, ताऊ के लड़के, भतीजा था। खेत में डालने के बाद क्या हुआ? खेत में बांध के डाल दिया। उसके बाद हम पड़े रहे, मारा हमें बहुत, अब भी निशान है शरीर पे। हथौड़ों से मारा, सरिया थी, पता नहीं क्या था, उससे मारा। 1:15 बजे से लेकर सुबह 4:15 बजे तक 3 घंटे तक इस परिवार के साथ लूटपाट होती रही। पैसे और जेवर तो सब छीन लिए। हैवानों ने परिवार की मां और 13 वर्ष की बेटी के साथ गैंगरेप भी किया। जो भी पैसा है, जेवर है, वो तो सारा ही पहले उतार लिया था। उसके बाद जो है पैसे ऐसे और कहाँ हैं, ये लेडीजों को नंगा करके भी तलाशी ली और उनके साथ जो है बहुत घिनौनी हरकत करी है। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। जब मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई पापा पापा, तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने आके मुझे बहुत मारा है। बोले पड़ा रहने, गोली मार देंगे। पीड़ित परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हाईवे के हैवानों ने उनकी एक न सुनी। हम लोग वहाँ पड़े हुए थे, तो अगर हम उनसे बोलते थे पानी दे दो तो वो हमें आके मारते थे। उसके बाद हमने, भतीजा हमारा पैरों बल चल के भाई के पैर खोलने लगा, तो हमने कहा बेटा पैर मत खोलो, अगर यहाँ हुए तो गोली मार देंगे। मिसेज को आवाज़ लगाई तो मैंने सोचा अब कोई नहीं है, अब खोलने की कोशिश की जाए। तो भतीजे ने अपने दांतों से भैया के पैर खोले हैं, फिर हाथ खोले हैं,
वो मिसेज वगैरह अपने आप से खुल के आई हैं। हमारे ये हाथ नहीं खुल रहे थे, बहुत टाइट बांधे थे, ये हाथ जो है कटने को उसमें हो गया था। वो 3 घंटे एक परिवार के लिए पूरी जिंदगी तबाह करने वाले बन गए। आप बीती सुनकर ही दिल दहल जाता है। उन्होंने उन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर भी जोड़े। मैंने कहा भाई मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, उनकी 13वीं है, हम जैसे तैसे लोगों से कर्जा लेके आए हैं, हमने अपनी जो है गाड़ी बेची, उनका बयाना लिया है, प्लीज हमें छोड़ दो, अब तुमने पैसा ले लिया है, इज्जत मत लूटो। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल नहीं मानी, बोले चुपचाप पड़े रहो, नहीं गोली मार देंगे। नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक लूटपाट और गैंगरेप, लेकिन पुलिस और सिस्टम कहां? किसी के पास जवाब नहीं। घटना से पुलिस थाना 4 किलोमीटर की दूरी पर, पुलिस और सिस्टम कहां? कोई जवाब नहीं। हम लोगों के मोबाइल उन्होंने गाड़ी में ही छीन लिए थे, लेकिन मोबाइल वगैरह गाड़ी में सारे पड़े हुए थे। वहाँ से आके मैंने मोबाइल उठाया है, मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पे 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिर उसके बाद हमारे एक मित्र नोएडा में रहते हैं और उन्हें मैंने कॉल किया है, उन्हें बताया भाई मेरे साथ ये घटना घट गई है। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अभी बात करता हूँ। उस जगह से नोएडा क्या, दुनिया जहां में फोन लग गया, लेकिन यूपी पुलिस के 100 नंबर पर फोन नहीं लगा। एक आम आदमी के लिए ऐसी बेबसी वाली जिंदगी क्यों है? क्यों वो बेखौफ होकर घर से बाहर भी नहीं निकल सकता? कौन जवाब देगा इस परिवार को? हमें न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला तो हम तीनों जहर खा के मर जाएंगे। हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। हमें ये चाहते हैं हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी जो है हमें न्याय चाहिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी क्या हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। बाद को बेशक हमें सजा हो जाए, हम अपनी बेटी से अपनी मिसेज से ही मरवाना चाहते हैं। ये सजा नहीं मिली तो हम जहर खा लेंगे, तीनों खा लेंगे, खा लेंगे, खा लेंगे। नोएडा के जिस इलाके में वो रह रहे थे उन्होंने उस घर को भी छोड़ दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि इंसाफ न मिलने की आस में उन्होंने खुद की जिंदगी भी खत्म करने की बात कही है। अब देखना यह है कि पुलिस और सरकार इस पूरे मामले में किस तरीके से काम करती हैं ताकि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी और भूपेंद्र चौधरी के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। इस तंत्र में अगर सबसे लाचार और सबसे बेबस कोई है तो वो है आम आदमी, जिसके लिए पूरा सिस्टम बना है। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 की घटना के बाद सरकार और पुलिस के अफसर एक्टिव हो गए, लेकिन सवाल यही है कि ये सब पहले क्यों नहीं होता है? क्यों हर बार वारदात का इंतजार किया जाता है? बुलंदशहर की घटना के बाद कोई अब अपनी नौकरी बचाने के लिए एक्टिव है, कोई अपनी राजनीति बचाने में लगा है, लेकिन क्या सिस्टम पर कोई फर्क पड़ा? शायद नहीं, क्योंकि अगर फर्क पड़ा होता तो जिस 100 नंबर पर शुक्रवार की रात पीड़ित परिवार वारदात के बाद मदद के लिए 20 मिनट तक कॉल लगाता रहा, वो नंबर 48 घंटे बाद तो लग ही जाता, लेकिन 2 दिन बाद भी वही हाल है। खोलने के बाद हम लोगों के मोबाइल उन्होंने गाड़ी में ही छीन लिए थे, लेकिन मोबाइल वगैरह गाड़ी में सारे पड़े हुए थे। वहाँ से आके मैंने मोबाइल उठाया है, मोबाइल उठा के मैंने जो है 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर बिजी जाता रहा 15 से 20 मिनट। उसके बाद 100 नंबर पे 3-4 बार बैल गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये है सिस्टम का सच। एक आम आदमी किस मुसीबत में फंसा है, उस पर क्या बीत रही है, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यकीन कर लीजिए कि हमारे और आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि जिस सिस्टम पर हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसका हाल देख लीजिए। इस समय हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद 100 नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या 100 नंबर का रिस्पॉन्स सही हुआ है। हमने 48 घंटे बाद बुलंदशहर के पास ठीक उसी जगह से पुलिस का 100 नंबर डायल किया, जहां पर शुक्रवार की रात नेशनल हाईवे 91 में कार से जा रहे एक परिवार से लूटपाट और परिवार की मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद भी हाल क्या है, ये ध्यान से देख और सुन लीजिए। हमने 100 नंबर डायल किया। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। कॉल सब्सक्राइबर इज राइट नाउ बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। जाहिर सी बात है, ये मैसेज आपको सुनने को मिल रहा है कि डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, थोड़ी देर बाद कॉल करें।
नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक एक परिवार से लूटपाट और गैंग रेप होता रहा। कहां थी पुलिस? 20 मिनट तक पीड़ित 100 नंबर पर पुलिस के कंट्रोल रूम का फोन घुमाते रहे। कहां थी पुलिस? पीड़ितों के पास पुलिस को पहुंचने में 40 मिनट लग गए। तब तक कहां थी पुलिस? ऐसी त्रासदी में एक एक मिनट भारी पड़ते हैं। अब किस पर भरोसा करें? उन पर जो सवालों से हिलती कुर्सियां बचाने के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, या उन पर जो अपनी नौकरी बचाने के लिए एक्टिव हो गए? सरकार ने एसएसपी सहित 6 अफसर सस्पेंड कर दिए। 6 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन सवाल है कि 60 घंटे बाद भी कहां हैं दूसरे 3 हैवान? क्यों जब कुछ हो जाता है तभी सिस्टम की नींद टूटती है? तो ज़्यादा वल्नरेबल या ज़्यादा संवेदनशील जो हाईवे के स्ट्रेचेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और अगले 48 घंटे में वहां पर हाईवे पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था जो उपलब्ध संसाधन है उनको मिला जुला करके हम करेंगे। पीड़ित परिवार खुद पर बीती त्रासदी में पहले ये काहिली और निकम्मापन देखे, फिर वो उन मानसिक प्रताड़ना से गुजरे जिसमें उसके लिए कोई संवेदना, कोई हमदर्दी नहीं होती। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि गैंगरेप की पीड़ित के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर शुक्रवार की रात उस परिवार के साथ जो त्रासदी हुई, वो हमारे फेल सिस्टम का पहला उदाहरण नहीं है। क्यों जनता इस तरह के निकम्मेपन को झेले, जिसमें सिस्टम तब जागे जब किसी का परिवार तबाह हो जाए। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ अनिंदय बनर्जी और राम किंकर सिंह के साथ पुनीत शर्मा, बुलंदशहर आज तक। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन जितना बड़ा प्रदेश उतना ही निकम्मा सिस्टम। अपराध के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 2014 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक देश भर में हाईवेज पर लूट और डकैती के 80% मामले उत्तर प्रदेश के हाईवेज पर होते हैं। 2014 में हाईवेज पर 84,000 डकैती और लूट हुई। इनमें 65,000 केस अकेले यूपी के हैं। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हाईवेज पर लूट की वारदातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती हैं। 2015 में हाईवे पर लूटपाट की बुलंदशहर में 54, मुजफ्फरनगर में 48, अलीगढ़ में 59 वारदात हुई। हाईवेज और सड़कों पर लूटपाट की मुरादाबाद में 61, इटावा में 69, मेरठ में 178, नोएडा में 212 वारदात हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक रेप केस के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ टॉप 3 राज्यों में है। रेप की कोशिश और महिलाओं को अगवा करने के सबसे ज्यादा 10,626 मामले उत्तर प्रदेश में हुए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 2014 में 38,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। ये आंकड़े हमें डराते हैं, एक आम इंसान को डराते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार हमेशा आम जनता ही होती है। कोई नेता नहीं होता है, कोई अफसर नहीं होता है, सिस्टम को चलाने वाले नहीं होते हैं। यह बड़ा सवाल है कि कैसे इन आंकड़ों की तस्वीर को बदला जाए। पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है कि वो पूरी दुनिया में खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर हमदर्दी हासिल करना चाहता है, लेकिन फिर अक्सर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान का यह आतंकवाद पीड़ित वाला मुखौटा उतर जाता है। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत से बौखलाए पाकिस्तान के साथ एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। भारत पाकिस्तान के अट्टारी वाघा बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने टेरर मार्च निकाला है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुआ। और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। टेरर मार्च के मंच पर खड़े होकर पाकिस्तान की आस्तीन के सांपों ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने भी पाकिस्तान में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और पाकिस्तान सरकार को आदेश भरे लहजे में नसीहत दी कि भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान न आने दिया जाए। यह पाकिस्तान और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की तिलमिलाहट है, जो किसी भी कीमत पर कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान का तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ पे ही बनवाया, तो फिर कश्मीर के बारे में उनके इस जुमले को ये पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की तिलमिलाहट है, जो उन्हें अपने चेले चपाटों के साथ
रैलियों पर रैलियां करके भारत के खिलाफ जहर उगलने को उकसा रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत के 24 दिन बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी रैली का आयोजन हुआ। लाहौर से चलकर यह नापाक मार्च वाघा बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर वाटापुर पहुंचा, जहां बड़े बड़े आतंकवादियों को जहर उगलने के लिए बड़ा सा मंच तैयार था। अब जरा मंच पर विराजमान पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की जमात पर नजर डालिए। यह है सैयद सलाहुद्दीन, उसी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ जिसका कमांडर था बुरहान वानी। इस रैली को लीड कर रहा था जमाते इस्लामी का चीफ सिराजुल हक, जो पाकिस्तान का सीनेटर यानी सांसद भी है। पाकिस्तान प्रायोजित इस नापाक रैली का सिर्फ एक एजेंडा था, भारत के खिलाफ जहर उगलना। कायदी कारवान और पूरे कारवान को अमेरिकी तलब से पाकिस्तान में एक तबका कश्मीर की आजादी का समर्थन करता है तो दूसरा तबका भारत के गृह मंत्री का सार्क सम्मेलन में खैर मकदम कर रहा है। मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि हम राजनाथ सिंह के दौरे का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में सेना की तैनाती की है। कश्मीर जब तक भारत के पास वाला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक पाकिस्तान अधूरा है। हमें कश्मीर को भारत से वापस लेने के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए। सैयद सलाहुद्दीन वही आतंकवादी है जिसे छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कंधार हाईजैक कांड को अंजाम दिया था। लेकिन इतना बड़ा और खूंखार आतंकवादी न सिर्फ पाकिस्तान का पालतू बना बैठा है, बल्कि खुलेआम रैलियां भी कर रहा है। ये तो है आतंक परस्त पाकिस्तान का एक सबूत। अब दूसरा सबूत देखिए। जो जमाते इस्लामी खुलेआम आतंकी रैलियों की प्रायोजक बनी हुई है, उस जमाते इस्लामी ने कश्मीर का हवाला देकर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। और हद तो देखिए, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य वक्ता था आतंकवादी हाफिज सईद, जो कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का एजेंडा सेट कर रहा था और सलाह दे रहा था कि भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान न आने दिया जाए। अगर राजनाथ कश्मीर जाता है और कश्मीरी उससे मिले, आपको मैं ये इतला देना चाहता हूँ, कश्मीरियों ने मिलने से इनकार कर दिया कि राजनाथ ही जुल्म उठाने वाला और कत्ल का जिम्मेदार है, तो फिर वही राजनाथ पाकिस्तान में क्यों आएगा और किस हैसियत से आएगा? साफ कहना चाहिए कि हम ये हमारी शर्तें मानो, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना इससे कोई बात नहीं करेंगे। जिस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को आतंकवादी हाफिज सईद संबोधित कर रहा है, उसमें पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर विपक्ष तक के कई बड़े बड़े नेता बैठे हैं और बड़े ध्यान से हाफिज सईद की बातें सुन रहे हैं। और हाफिज सईद उन्हें भारत से दुश्मनी निकालने के नए नए नुस्खे सुझा रहा है। उन्होंने अगर इंडिया की इमदाद लेने से इनकार कर दिया तो सच्ची बात है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमारा हक बनता है कि पूरा पाकिस्तान की इमदाद के लिए खड़ा हो जाए, पार्टियां खड़ी हो जाए, हुकूमत रास्ते खोले। और अगर इंडिया ये इस बात पर तैयार ना हो तो आलू प्याज की तिजारत बंद, सारे मुआहदे खत्म, राजनाथ कतई पाकिस्तान ना आए, उसको ये पैगाम दे देना चाहिए। कश्मीर के नाम पर जहर उगलने में बिजी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी किसी गलत फहमी में जी रहे हैं। उन्हें तो शायद पता ही नहीं है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान उनसे या उनकी सरकार से बात करने नहीं, बल्कि सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कोई बायलैटरल टॉक ले नहीं जा रहे, वो एक मल्टीलैटरल टॉक है जिसमें सार्क देशों का गृह मंत्रियों का बैठक है। और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का इशू आता है तो वो पाकिस्तान को उसको संभालना चाहिए। अगर कोई संगठन उस पर कोई धमकी देता है तो पाकिस्तान का ड्यूटी बनता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में नफरत की आग लगाने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों से ये बात सहन नहीं हो रही कि कश्मीर अब शांति की राह पर लौट रहा है। इसी वजह से वो कैसे न कैसे कश्मीर की चिंगारी को हवा देने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे। कश्मीर के हालात को कैश कराने के लिए पाकिस्तान पिछले कई दिनों से हथकंडे अपना रहा है।
पाकिस्तान के उन्हीं हथकंडों को पूरा करने में हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादी अपने गुर्गों के साथ जी जान से जुटे हैं, जो कश्मीर का राग अलापते पाकिस्तान का सच है, जिससे पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के नाम पर आतंक का डांस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की टोलियां कश्मीर में भी गुल खिला रही हैं, जिसके 2 बड़े वीडियो सबूत आज तक को मिले हैं। एक वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन का नया कश्मीर कमांडर सब्जार अहमद अपने साथियों के साथ दिख रहा है, और दूसरे वीडियो में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू दुजाना कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद रैली में दिख रहा है। ये है सब्जार अहमद, जो हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बना है। बुरहान वानी के बाद अब सब्जार अहमद कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया पोस्टर बॉय बन चुका है। बुरहान वानी की मौत के 4 दिन बाद ही हिजबुल के नए कमांडर के लिए सब्जार अहमद के नाम पर मोहर लगाई गई थी। अब आतंकवादी सब्जार अहमद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। सब्जार इस वीडियो में अपने 2 आतंकवादी साथियों के साथ खड़े होकर मोबाइल में कुछ देख रहा है। वीडियो में बेफिक्र अंदाज में दिख रहे हैं ये आतंकी। इन 3 आतंकियों से कुछ ही दूरी पर 2 और आतंकी भी वीडियो में आराम फरमाते दिख रहे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में हाल ही में बनाया गया है। कुछ इसी अंदाज में कभी बुरहान वानी का वीडियो भी सामने आया था और आतंकवाद का पोस्टर बॉय बने बुरहान को सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुरहान वानी मारा गया। दरअसल ये वीडियो इस बात का सबूत है कि बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में आतंकी अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं, और इसका एक उदाहरण आपने देखा, और अब दूसरा उदाहरण देखिए। हिजबुल की तरह ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू दुजाना का भी एक वीडियो सामने आया है। इसमें दुजाना आतंकी कमांडर बुरहान वानी के नाम पर हो रही रैली में दिखाई दे रहा है। जरा गौर से देखिए, भीड़ के बीच में अपने चेहरे को लंबे बालों से छिपाए इस शख्स को, यही है अबू दुजाना, जिसे भीड़ के बेकाबू होने के बाद उसके समर्थक वहां से निकाल कर ले जाते हैं। अचानक घाटी में आतंकवादियों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इसकी वजह भी है, बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है, और यही वजह है कि आतंकी एक बार फिर अपने पांव जमाने में जुटे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। बुरहान वानी की मौत के 4 दिन बाद ही सब्जार अहमद को हिजबुल ने कश्मीर में अपना नया कमांडर घोषित कर दिया था। सब्जार अहमद बुरहान वानी की मौत से पहले तक उसका राइट हैंड माना जाता था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 25 साल के सब्जार अहमद को आतंकवाद की दुनिया में डॉन के नाम से जाना जाता है। सब्जार अहमद का कोड नेम महमूद गजनवी है। साल 2015 में आतंकी बना सब्जार अहमद पुलवामा जिले का रहने वाला है। बुरहान वानी और सब्जार अहमद बचपन के दोस्त थे। सब्जार अहमद ही वो शख्स था जो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए सीमा पार से काला पैसा बुरहान वानी तक पहुंचाता था। सब्जार अहमद आर्ट्स में ग्रेजुएट है। वो भी बुरहान वानी की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, जिसका सबूत है वो वीडियो जो हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी हुआ। अब देखना यह है कि बुरहान वानी की मौत के बाद सब्जार अहमद को उसके अंजाम तक पहुंचाने में भारतीय सुरक्षा बलों को कितना वक्त लगता है। खबरदार में अब बात आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। गुजरात की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आज शाम अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात संभालने का जिम्मा मिला था, लेकिन करीब 2 साल के बाद आनंदीबेन पटेल ने आज कहा कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो जल्द ही 75 साल की होने जा रही हैं। आनंदीबेन पटेल ने सीएम की कुर्सी से रिटायरमेंट लेने की वजह अपनी उम्र को बताया, लेकिन सवाल यही है कि गुजरात में पिछले 2 साल में जिस तरह से पटेल आंदोलन और फिर उसके बाद ऊना में दलितों की पिटाई के मामले को संभालने में आनंदीबेन पटेल विफल रही हैं, क्या यही वजह है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा?
आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो पार्टी के नेताओं से उन्हें अगले 2 महीने में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह कर रही हैं, ताकि 2017 में चुनाव की तैयारियों और वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारी के लिए नए मुख्यमंत्री को पर्याप्त समय मिल सके। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आनंदीबेन के इस्तीफे पर बीजेपी का संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि गुजरात में उन्हें मुक्त किया जाए और दूसरी नई टीम उनको पूरा वक्त मिले। अगर उसके पार्टी का ये नियम कानून बना है 75 के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये पार्टी का डिसीजन होगा, ये आनंदीबेन का डिसीजन नहीं हो सकता। और अब बात खेल की। पहलवान नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में क्लीन चिट मिली है। ये बड़ी कामयाबी है रेसलिंग फेडरेशन के लिए, लेकिन देखना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो इस फैसले से सहमत होगी या नहीं। As there is no fault or negligence on his part and he is a victim of sabotage done by a competitor. Therefore, keeping in view the facts and circumstances said above, the panel exonerates the athlete from the charges of violating anti-doping rules of NADA. नाडा ने जैसे ही पहलवान नरसिंह यादव को क्लीन चिट दी, वैसे ही नाडा ऑफिस के बाहर पहलवान नरसिंह यादव के समर्थकों में जश्न शुरू हो गया। खुशी की ये लहर नाडा के दफ्तर से निकलकर वाराणसी में नरसिंह यादव के घर तक पहुंची तो होली और दिवाली साथ मन गई। डोपिंग के आरोप में फंसे ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहलवान नरसिंह यादव को क्लीन चिट पाकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक मुझे रोकने की साजिश की जा रही थी जिससे कि मैं निकल पाया हूं, और सभी नाडा ने और पैनल ने और हमारे जैसे कि सभी ने मुझे विश्वास किया और मुझे मतलब कि मुझे निर्दोष साबित किया है। तो यही कि अब मैं रियो ओलंपिक जाऊं और अपने कंट्री में वहां से मेडल लेके आऊं। नरसिंह यादव 25 जून और 5 जुलाई को हुए डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसके बाद से ही वो अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे थे। सोनीपत में साई के हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिस कर रहे नरसिंह के रसोइये ने भी कहा था कि नरसिंह के खाने में मिलावट की गई थी। अब नाडा के पैनल ने भी माना है कि नरसिंह के खाने के साथ मिलावट की गई थी। प्रैक्टिस के दौरान कोई एथलीट लगातार अपनी ड्रिंक पर नजर नहीं रख सकता, ये एथलीट की लापरवाही नहीं है। नाडा ने भी माना कि नरसिंह यादव साजिश के शिकार हुए हैं। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला खिलाड़ी जानबूझकर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। यानी अब नाडा की तरफ से नरसिंह यादव अपना खेल जारी रखने के लिए आजाद हैं। नजरें अब खेल मंत्रालय पर हैं, जिसे अब तय करना है कि रियो ओलंपिक में नरसिंह यादव को भेजा जाएगा या प्रवीण राणा को, जिनके नाम का ऐलान डोपिंग विवाद सामने आने के बाद नरसिंह यादव की जगह किया गया था। हम सब लोग चाहते हैं कि वो रियो ओलंपिक जाए। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है वो उनका नाम पुनः भेजेगी। फिर इंटरनेशनल जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो भी रिकमेंड करेगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है वो भी उसको देखे और वाडा उसके ऊपर कोई अपील नहीं करे। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात है कि एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल ने उनको दोष मुक्त करार दिया है। फिलहाल नरसिंह यादव और उनके समर्थकों को पक्का यकीन है कि रियो ओलंपिक में तो नरसिंह यादव भारत को पदक दिलाएंगे ही। देखिए, हमारा फर्ज है अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा होना, और सच्चाई मैं जानता था कि नरसिंह यादव बेकासूल भी नहीं लेता है, और नरसिंह यादव नहीं, देश का कोई भी खिलाड़ी अगर होता जिस जैसी परिस्थिति थी तो मैं उसी के साथ खड़ा होता। नरसिंह को भेज रहे हैं आप रियो, अब आपने फैसला पूरा कर लिया है। टेक्निकलिटीज बहुत हैं, वाडा भी आगे है, डोप टेस्ट भी शायद देना पड़ेगा। सब पार कर जाएंगे, सब पार कर जाएंगे, सब पार कर जाएंगे, मेडल लाएंगे। नरसिंह यादव को मिली क्लीन चिट ने उनके माता पिता को भी चैन की सांस दी है, जिन्हें पहले दिन से ही अपने बेटे की बेगुनाही का यकीन था। नाडा ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट देकर तय कर दिया है कि उनके साथ साजिश हुई। ऐसे में अब सवाल यह है कि साजिश हुई तो साजिश करने वाले कौन लोग हैं,
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में हम आपको सुनाते हैं कश्मीर की मुख्यमंत्री ने किस तरीके से अलगाववादियों पर एक बड़ा बयान दिया। अब जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो कहीं ये साजिश तो नहीं है ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तो पत्थर उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं, बंदूक उठाने के बगैर उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है इसका इलाज हमें करना चाहिए। ये जो लोग इसमें इस वक्त कर रहे हैं उनको तो नहीं सोचना, वो समझते हैं कि यहाँ खतरात बने, नहीं तो इन लोगों को अगर अपनी कौम की जरा भी इनको फिक्र होती तो ये सोचते नहीं कि अगर हम आज मैकडम नहीं करेंगे 3 महीने के बाद कौन सा मैकडम कर सकते हैं। अगर आज हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे तो आगे इनका क्या होगा, इम्तिहान कैसे देंगे। दरअसल हाल ही में सैयद सलाहुद्दीन से एक इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि अगर वाकई जिहाद फर्ज है तो उनके बच्चे क्यों नहीं इस फर्ज को निभाते हैं। वो चुप रह गए थे, खामोश रह गए थे। इस जवाब में टटोलना होगा कश्मीरियों को सच में। इतना ही आज के लिए, आप देखते रहिए आज तक।